हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और मैं आपका इंग्लिश टीचर अखिलेश कुमार सोनी आपको आज क्लाज के बारे में बताने जा रहा हूं कि क्लाज क्या होता है और वो कितने प्रकार का होता है। क्लाज का जो हिंदी वर्ड है पहले उस पर ध्यान देंगे। क्लाज का मतलब है उपवाक्य। उपवाक्य का मतलब वाक्य से छोटा हिस्सा, वाक्य से छोटे ओहदे वाला या छोटा भाग। जैसे उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री से छोटे हैं और उप कप्तान कप्तान से छोटे हैं, ठीक उसी प्रकार से उपवाक्य वाक्य से छोटा है। ध्यान दें, क्लाज का अगर हम डिफिनीशन जानने की कोशिश करते हैं तो उसके बारे में समझते हैं। क्लाज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज एट लीस्ट वन फाइनाइट वर्ड। क्लाज शब्दों का वह समूह है जिसमें कम से कम एक फाइनाइट वर्ड हो। फाइनाइट वर्ड वह वर्ब है जिससे सेंटेंस का टेंस निर्धारित होता है, जिससे यह पता चलता है कि सेंटेंस किस टेंस का है। और फाइनाइट वर्ब्स की डिफिनीशंस, एग्जांपल्स हम आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में, आप वहां से देख लें। यहाँ क्लाज के बारे में ये सुनते हैं कि क्लाज वाक्य का वह हिस्सा है जो स्वयं में अर्थ में पूरा होता है और एक फाइनाइट वर्ब उसमें अवश्य होगी। दूसरे शब्दों में अगर हम कहना चाहें तो किसी भी फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट या यूं कह लें किसी भी फाइनाइट वर्ब्स का अगल बगल का हिस्सा मिल करके, आगे पीछे का हिस्सा मिल करके एक क्लाज की संरचना करता है। हम आपको कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं। He went to garden to pluck flowers। इस सेंटेंस पर हम ध्यान देंगे। इसमें दो वर्ब्स हैं, एक है went और एक है pluck। इसमें फाइनाइट वर्ब्स केवल went है और कोई फाइनाइट वर्ब सेंटेंस में नहीं है। अतः फाइनाइट वर्ब्स का सब्जेक्ट और बाकी शब्द मिल करके एक क्लाज की संरचना करेंगे और उस क्लाज का स्वयं में अर्थ पूरा है। जैसे वह बगीचे में गया फूलों को तोड़ने के लिए, स्वयं में इसका अर्थ पूरा है। सेंटेंस से छोटा हिस्सा रहेगा, यूं कह लें अगर एक ही फाइनाइट वर्ब्स रहेगा तो उसमें एक क्लाज रहेगा और वही क्लाज सेंटेंस रहेगा, या एक सेंटेंस रहेगा और वही सेंटेंस ही क्लाज रहेगा। फाइनाइट वर्ब्स का डिफिनीशन, एग्जाम्पल दिमाग में होना जरूरी है क्लाज को समझने के लिए। किसी भी सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब है तो एक क्लाज है, उसका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट वगैरह मिला करके। अगर किसी सेंटेंस में जो एक से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब्स आ जाती हैं तो वहाँ जितनी ज़्यादा फाइनाइट वर्ब्स आएंगी उतने ही नंबर में क्लाज भी आएंगे। जैसे यहाँ ध्यान दें, he went to garden because he wanted to pluck flowers। वह बगीचे में गया। दो इसमें फाइनाइट वर्ब हैं, एक है went और एक है wanted। वह बगीचे में गया क्योंकि वह फूलों को तोड़ना चाहता था, फूलों को चुनना चाहता था। इसमें दो फाइनाइट वर्ब्स हैं। ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया है जितनी ज़्यादा फाइनाइट वर्ब्स रहेंगी उतने ज़्यादा क्लाज रहेंगे। went जो फाइनाइट वर्ब्स है, इसका सब्जेक्ट और इसके बाकी शब्द मिला करके एक क्लाज की संरचना कर रहे हैं। और वांटेड जो क्रिया है, जो फाइनाइट वर्ब्स है, इसके भी सब्जेक्ट और बाकी शब्द मिला करके एक और क्लाज की रचना कर रहे हैं। किसी सेंटेंस में एक क्लाज भी हो सकता है, एक से ज़्यादा क्लाजेस भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हम क्लाज को समझने का प्रयास करेंगे। किसी भी सेंटेंस में हम फाइनाइट वर्ब्स को पिक आउट करने की कोशिश करेंगे। एक फाइनाइट वर्ब्स मिल गई तो एक क्लाज मिल गया, दूसरी फाइनाइट वर्ब्स मिल गई तो दूसरा क्लाज मिल गया। एक और सेंटेंस हम यहाँ लिख रहे हैं, गो एंड प्ले। इंपरेटिव सेंटेंस है, इसमें दो फाइनाइट वर्ब्स आ गई, गो और प्ले। कोई अगर आपसे पूछे कि इसमें कितने क्लाज हैं तो आप बताएंगे दो क्लाज है, एक क्लाज ये है और एक क्लाज ये है, क्योंकि दो फाइनाइट वर्ब्स। सीधी सी बात है, जितने फाइनाइट वर्ब्स रहेंगे उतने क्लाज रहेंगे।
अब हम क्लास कितने प्रकार के होते हैं उनकी तरफ जानते हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं, यह जानने के लिए कि वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला जो टाइप्स ऑफ क्लासेस में जो पहला पॉइंट है, मेन क्लास या प्रिंसिपल क्लास। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मुख्य क्लास, मुख्य उपवाक्य या प्रधान उपवाक्य। मेन क्लास या प्रिंसिपल क्लास वह क्लास होता है जो अपने मीनिंग के लिए सेंटेंस में किसी अन्य क्लास पर निर्भर नहीं होता है। आपको एग्जाम्पल से बताते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें भी दो क्लासेस हैं क्योंकि दो फाइनाइट वर्ब्स हैं। आई डू नॉट नो एक फाइनाइट वर्ब्स ये है, ये कंजक्शन है, और दूसरा फाइनाइट वर्ब ये वाज बार। सीधी सी बात है। तो दो क्लासेस हो गए, आई डू नॉट नो और वेयर ही वाज बार। ये दोनों क्लासेस का हम अर्थ देखने की कोशिश करते हैं। पहले क्लास का अर्थ है आई डू नॉट नो का मैं नहीं जानता। जो दूसरा क्लास है वह है वेयर ही वाज बार। ध्यान दें, आई डू नॉट नो इस क्लास का जो मीनिंग है वो तो इंडिपेंडेंट है और हम हर जगह ऐसा लिखा देख सकते हैं। इतना तक लिखा हुआ हम कहीं भी देख सकते हैं, आई डू नॉट नो, उसका अर्थ पूरा है, उसका मतलब है मैं नहीं जानता। लेकिन ये जो सेकेंड क्लास है वेयर ही वाज बार, यह अकेले कहीं लिखा हुआ आपने नहीं देखा होगा, यह मीनिंगलेस है। अगर हम आई डू नॉट नो को हटा दें और वेयर ही वाज बार का अर्थ करने की कोशिश करें तो वह मीनिंगलेस है, उसका कोई अर्थ नहीं है। वेयर ही वाज बार इस क्लास का अर्थ तभी है जब आई डू नॉट क्लास भी इसके साथ में रखा जाए। आई डू नॉट नो जो कि इंडिपेंडेंट है, मीनिंग के लिए अपने साथी क्लास पर निर्भर नहीं है, वह मेन क्लास या प्रिंसिपल क्लास कहलाता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। He is a famous because he is a doctor. He is a famous because he is a doctor. यहाँ पर भी दो फाइनाइट वर्ब्स हैं, दो क्लास हैं। He is famous एक क्लास ये है और दूसरा क्लास ये है because he is a doctor। यहाँ भी वही चीज है, he is famous यह मेन क्लास है क्योंकि इसका अर्थ स्वयं में पूरा है। यह इंडिपेंडेंट क्लास है या मेन क्लास है ऐसा बोल सकते हैं, प्रिंसिपल क्लास है ऐसा भी बोल सकते हैं। मेन क्लास, प्रिंसिपल क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास सब एक ही होते हैं। प्रधान उपवाक्य उनको हिंदी में कहते हैं, वह अपने अर्थ के लिए पूरा होता है। सेकेंड क्लास जो दूसरा है बिकॉज ही इज ए डॉक्टर, यह स्वयं में अर्थहीन है, इसका स्वयं में कोई अर्थ नहीं है। इसका अर्थ तभी होगा जब हम ही इज ए फेमस लिखेंगे। इस प्रकार से हम समझते हैं कि मेन क्लास, प्रिंसिपल क्लास वह क्लास है जो अपनी मीनिंग के लिए अपने साथी क्लास पर डिपेंडेंट नहीं है, और जो क्लास अपनी मीनिंग के लिए साथी क्लास, मेन क्लास पर निर्भर है, वह है सबऑर्डिनेट क्लास। दूसरा है सबऑर्डिनेट क्लास। तो आप समझ गए होंगे मेन क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास वह क्लास है जिसका अर्थ स्वयं में पूरा नहीं है, उसका अर्थ तभी हो सकता है जब वह मेन क्लास के सामने, मेन क्लास के साथ सेंटेंस में प्रयुक्त किया जाए। अब जो क्लास का तीसरा प्रकार है उसके बारे में बात करते हैं। तीसरा प्रकार है कोऑर्डिनेट क्लास। कोऑर्डिनेट क्लास वह क्लास है जो किसी कंजक्शन द्वारा जोड़ा गया रहता है मेन क्लास से, या मेन क्लास से या किसी अन्य क्लास से। उसमें कोई मेन क्लास या कोऑर्डिनेट क्लास नहीं होता है, बल्कि कोऑर्डिनेट क्लास वह क्लास है जो किसी कंजक्शन से अपने साथी क्लास से जुड़ा होता है, और साथी क्लास का भी मीनिंग स्वतंत्र होता है, और ये जो कोऑर्डिनेट क्लास है इसका भी मीनिंग स्वतंत्र होता है। यह भी वाक्य में अर्थ के हिसाब से, अर्थ के भाव से स्वतंत्र होता है। जैसे he is ill, still he is going to school। इसमें दो क्लास हैं, सीधी सी बात है।
एक यह क्लाज है और एक स्टिल नामक कंजक्शन से जुड़ा हुआ क्लाज है। जो स्टिल नामक कंजक्शन से जुड़ा हुआ क्लाज है वही कोऑर्डिनेट क्लाज है, लेकिन अर्थ के लिए यह स्वयं स्वतंत्र है और जो साथी क्लाज है वह तो स्वतंत्र है ही। कोऑर्डिनेट क्लाज फिर से सुने, वह क्लाज है जो किसी कंजक्शन द्वारा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन द्वारा अपने साथी क्लाज से जुड़ा होता है और मीनिंग में स्वतंत्र होता है। सबऑर्डिनेट क्लाज की भांति निर्भर नहीं होता किसी क्लाज पर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। I went to study but I could not finish। इसमें भी दो क्लाज हैं, एक वेंट वाला क्लाज है वेंट फाइनाइट वर्ब्स का, और दूसरा है कुड नॉट फिनिश वाले फाइनाइट वर्ब्स का क्लाज। ये दोनों क्लाजेस भी स्वतंत्र हैं और जो कंजक्शन से, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ क्लाज है, शुरू होता हुआ क्लाज है, वही कोऑर्डिनेट क्लाज है। तो इस प्रकार से हम समझ जाएंगे कोऑर्डिनेट क्लाज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ क्लाज है और मीनिंग में स्वतंत्र है। धन्यवाद।